अभी तुरंत हम लोगों ने अपने स्क्रीन पर एनर्जी को समझा था और हमने देखा था कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमारा एक एनर्जी का टाइप काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये सब भी हमारे प्रकार के एनर्जी हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका काइनेटिक एनर्जी है, जो कि चैप्टर में आपको पढ़ना भी है। हालांकि दो प्रकार की एनर्जी पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है ये हम लोग जान चुके थे अपने स्क्रीन पर पूरी तरीके से, और बोर्ड पे आके समझने का मकसद ये है कि आपको पहला बात तो काइनेटिक एनर्जी समझा दिया जाए, दूसरा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे डिराइव करना है ये समझा दिया जाए। ठीक है, चलिए। हालांकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन सवाल इसमें यह है कि ये हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो ये आया कैसे, वही हम लोग इस वाले क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए। हालांकि समझा जा सकता था स्क्रीन पर भी, लेकिन वहां पे ना आपको ये चीज समझ में उतना नहीं आ पाता, सारा चीज बाउंस बैक हो जाता। तो यहाँ पे आपको आराम से समझ में आ पाएगा और बेहतर तरीके से हम ना आपको चीजें रिलेट भी कर पाएंगे, तो बेहतर होगा ये। ठीक है, चलिए खैर शुरू करते हैं। फॉर्मूला तो हम लोग 5 मिनट के बाद देखेंगे कैसे डिराइव करना है, लेकिन पहले आप ये समझिए कि काइनेटिक एनर्जी वाकई में होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी is the energy possessed by an object due to its motion। बिल्कुल समझ में नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझिए। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है, चलो इसको भी आप छोड़ दो, ये भी नहीं समझ में आएगा, आसान तरीके से आपको समझाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है बस। मतलब जो भी चीज आप मूव करते देख लीजिए, चलते हुए देख लीजिए एक जगह से दूसरे जगह पर, जो भी ऑब्जेक्ट ऐसा करे, मूव करे, वो मोशन में हो, मतलब उसके पास कैसा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कि हम नॉर्मली अभी ऐसे मूव कर रहे हैं, मोशन में है, मेरे बॉडी में कैसा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। सिंपल, बस। काइनेटिक एनर्जी के बारे में ज्यादा खिचड़ी अपने मन में नहीं पकाना है, बहुत आसान चीज है ये, ज्यादा खिचड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना इसको आसान तरीके से, जितना आसान तरीके से हो सके उतना आसान तरीके से आप इसको समझ लीजिए। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, जो आप बोलो सब सही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है बस। तो वही इसमें लिखा गया था कि काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजिटिव, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कब आएगा, पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, तब आएगा जब उसके बॉडी में क्या हो, मोशन हो। सिंपल सा बात है। तो जिसके पास मोशन है, जो चल रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है बस। यही चीज है हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। मतलब कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को आपको बढ़ाना हो, तो सिंपल सा आप उसका स्पीड बढ़ा दो। जैसे अभी हम चल रहे हैं नॉर्मली, हमारा स्पीड क्या है, बहुत कम है, तो मेरे बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो भी कम है। लेकिन मान लीजिए कि हमको अपने बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, तो हम क्या कर देंगे, नॉर्मली अपना स्पीड बढ़ा देंगे, ऐसे चलेंगे बहुत तेजी में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना हो या घटाना हो, तो उसके स्पीड को घटा बढ़ा दो बस। काइनेटिक एनर्जी को घटाना है, उसका स्पीड घटा दो, धीरे धीरे मूव करवाओ उसको। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो तेजी से मूव कराओ उसको। जैसे यदि जंगल में एक चीता दौड़ रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना ज्यादा होगा, बहुत तेजी से चलता है, दौड़ता है वो, बहुत फास्ट एकदम। वही यदि एक कछुआ चलेगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, बहुत कम है। काइनेटिक एनर्जी है लेकिन बहुत ही कम है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, उसके स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट का स्पीड कम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर, कुछ एग्जांपल है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का। जैसे अ फॉलिंग कोकोनट, नारियल का पेड़ था, नारियल वहां से गिर रहा है, गिरते हुए नारियल के बॉडी में क्या है, मोशन है, और यानी कि वो मोशन में है, तो अभी गिर रहा है मतलब मोशन में है, और मोशन में है इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ स्पीडिंग कार, एक कार है जो कि बहुत तेजी से भाग रहा है, जा रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, ऑब्वियस की बात है मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रोलिंग स्टोन, एक पत्थर है, आपने उसको फेंका, रोल करते हुए करते 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 वो बहुत दूर जा रहा है, मोशन में है, मतलब क्या है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी है। अगला, अब फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, कितना तेजी से भागता है एयरक्राफ्ट आपका, एरोप्लेन, उससे भी तेज आपका फाइटर जेट, एकदम कितना तेजी से भागता है, इतना तेजी से भाग रहा है, उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो है उसके पास, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही करता है किस पे, स्पीड पर, सिंपल सा। तो जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होना ही है। हाँ, बस फर्क यह है कि किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास कम होता है, लेकिन अब आपको यह भी पता चल गया किसके पास ज्यादा होगा और किसके पास कम होगा। जो ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से मूव करेगा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में अच्छा खासा जानकारी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv², इसके तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हम लोग क्या समझेंगे वो समझिए। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है उसको निकालने का आप एक्सप्रेशन बताओ, एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv², वो कैसे आया हमारे सामने, हवा में तोड़ के आया नहीं होगा, कुछ उसके पीछे लॉजिक रहा होगा। तो क्या है वो चीज, वो हम लोग इसमें समझने वाले हैं। और इस बात को थोड़ा सा आप गहराई से समझना, क्योंकि आपके टीचर का नजर इस पर जरूर होता है, और ये चीज आपके बुक में भी है, आपके बुक में इसको डिराइव करके दिखाया गया एनसीईआरटी बुक में। तो आप ये मान के चलिए कि टीचर इसको पूछ सकते हैं। कंफर्म तो हम नहीं बता सकते हैं आपका टीचर का क्या माइंड सेट है, क्या उनका विचार है, हम तो ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन यदि बुक में है तो हो सकता है कि पूछ दे, तो इसीलिए डिराइव करने के लिए ना पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे कि आखिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। समझिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, सबसे पहले जो कि आपको लेट कर लेने हैं, मान लेने हैं कि सपोज कर लेना है। ठीक है, बेसिकली इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, चीजों को एज्यूम करना है, लेट कर लेना, जैसे मैथ में करते हैं ना, लेट द नंबर बी एक्स, इस प्रकार से वैसे आपको इसमें एज्यूम कर लेना। जैसे पहला क्या एज्यूम करना है, समझिए, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मानिए सबसे पहले, चलो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहा ना, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलते हैं कि आप एक कार मान लो, गाड़ी, एकदम कार है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास कुछ मास होगा, और गाड़ी बहुत भारी होता है, हो सकता है कि 200 केजी, 300 केजी, 400 केजी, 500 केजी, कुछ भी हो सकता है। तो एक कार है, उसका मास कितना है, m, स्मॉल m मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 200 केजी, 300 केजी, कुछ भी हो सकता है। तो एक कार है, उसका मास है m। आगे बढ़ते हैं, मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ स्मॉल u, यानी कि कार है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एकदम समान गति से, ना ही अपना वो स्पीड बढ़ा रहा है ना ही घटा रहा है, एकदम बराबर एक गति से वो आगे बढ़ता जा रहा है, सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट के पास मास भी है, एक गति से वो मूव भी कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ना ही तेज कर रहा है ना ही धीरे कर रहा है, एकदम एक ही स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ एस, अब वैसे बात है भाई, जब वो मूव कर रहा है तो कुछ दूरी तय करेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुछ भी तो तय करेगा ना। तो डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, स्मॉल एस मान लिया। ओके, पहला वाला पॉइंट समझ में आया। तो पहले वाले पॉइंट में केवल आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये चीज ना हम आपको इतने गहराई से क्यों बता रहे हैं, रुक रुक के थोड़ा सा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज ना आप एक बार समझ गए ना तो बिना देखे आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो, बस 1-2 बार देखने में पड़ता ही ये चीज, बहुत आसान है, अभी डिराइव करके बताएंगे आपको, आसान है वो चीज। तो पहला आपको मानना है कि हमारे पास एक कार है, उसका मास कुछ भी हो सकता है, मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो वो कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम u टू v, अभी कार कैसे चल रहा था, एकदम समान गति से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेकिन अब मान लीजिए कि उन्होंने अपना ना वेलोसिटी क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब कि वो बराबर गति से जा रहा था, अब हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा दिया हो, तो वो क्या कर लिया, अपना वेलोसिटी u से v कर लिया, मतलब कि वो चेंज कर लिया, सिंपल सा बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात ना यहाँ पे, चलो हम इसको ढकते हैं, आपने पढ़ा है चैप्टर मोशन वाला, वेलोसिटी इसमें क्या था, पहले u था, उन्होंने अपना वेलोसिटी चेंज कर लिया, मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि पहले वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा होगा, अब उन्होंने चेंज करके 20 मीटर पर सेकंड कर लिया, यानी कि वेलोसिटी उनका चेंज हो गया।
तो बताइए वेलोसिटी इसमें चेंज हो रहा है, आखिरकार उस ऑब्जेक्ट में अब क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। बिल्कुल सही बात, यही हम बताना चाह रहे थे, आपने पॉइंट को पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात। मतलब चेंज इन वेलोसिटी ही तो हमारा कहलाता था एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया हमारा? चेंज हो गया। पहले यू था, अब भी हो गया, तो वेलोसिटी चेंज, और चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वही यहाँ पे कहा गया एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते थे? स्मॉल ए से। स्मॉल ए उस ऑब्जेक्ट में आ गया। मतलब एक बार पूरा निचोड़ समझिए, ऑब्जेक्ट है, मतलब कार है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, कुछ दूरी उन्होंने तय किया, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? अपना वेलोसिटी बढ़ा दिया, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उस कार में अब क्या आ गया है? एक्सेलरेशन आ गया। बस यहां तक आपको समझ में आया? बाकी का आगे का रास्ता क्लियर है, समझिए आप बहुत ध्यान से। इसको प्रूफ करने के लिए हम आपको लेकर चलना चाहेंगे मोशन चैप्टर में, और मोशन चैप्टर में मोशन का थर्ड इक्वेशन याद है आपको? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। चलिए वही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से हमारा मेन काम चालू होता है। ठीक है, देखो जब भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपसे पूछेगा ना, आप कहां से लिखेंगे? यहां से। नीचे में जगह नहीं इसलिए हम वहां पे लिख रहे हैं। आपका कहानी यहां से चालू हो चुका है, यहां से हो गया, अब वहां पे चालू होगा। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, from third equation of motion, we know that यहां पे देख लीजिएगा लिखा हुआ है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट, यानी कि मोशन के तीसरे इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, इसको ना बहुत सारे बच्चे इधर भेज देते हैं, इसको उधर ले देते हैं, वो अलग अलग तरीका होता है लिखने का, लेकिन हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये लिखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे भी लिखते हैं, v स्क्वायर बराबर 2as प्लस यू स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। सेम ही चीज है ना, कोई गलत चीज नहीं है, बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ते हैं, तो इक्वेशन थर्ड से, मोशन के थर्ड इक्वेशन से हम लोग ये चीज जानते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। आगे बढ़ते हैं, मेन काम हमारा अब चालू होता है। यहां से आइए आप, ऐसा एक काम करो, उधर तो लिखना पड़ेगा हमको, आप ना थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर दो इधर, यहां पे आ जाओ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और उधर हमारे पास जगह रहेगा तो हम लिख सकते हैं कुछ इसमें। चलिए, अब आपको करना क्या है? दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए एक बात जरा यहां पे देखो तो, v है, यहां पे हमने v मान रखा है, u है, u भी हमने मान रखा है, a है एक्सेलरेशन, वो भी हमने मान रखा है, s यानी कि डिस्टेंस है, वो भी हमने यहाँ पे मान रखा है। तो जो चीज हमारे पास वहां पे, वो चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या है? मास, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो, तो आप दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करो। इधर करेंगे मास से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर m इंटू 2as। यहां पे ना आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इंफॉर्मेटिव हमारा ज्यादा बन सके। तो यहां पे आप रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग MUL मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मास, यानी कि स्मॉल m। तो बेसिकली यहां पे आपने क्या किया है? ज्यादा कुछ नहीं, बस दोनों तरफ आपने इक्वल टू के इधर भी और इक्वल टू के इधर भी आपने मास से मल्टीप्लाई किया है। सिंपल सा मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करो भाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2m a s लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई तो लिख ही सकते हैं हम लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना आपने किया, इतना करने के बाद दोनों तरफ अब आप हाफ से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1/2 से, ठीक है। तो 1/2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, mv² माइनस mu² बराबर हाफ इंटू 2mas। यहां पे अभी आप रीजन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई हाफ, यानी कि 1/2। तो 1/2 से आपने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया है आपने तो मल्टीप्लाई करो भाई, 1/2, हाँ 1/2। एक काम करो, इन दोनों में मल्टीप्लाई, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, m, तो m बाहर निकाल लो, क्या बचा फिर v² माइनस u² बराबर, यहां पे आपको साफ दिख रहा होगा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल बचाmas बचा। ओके आगे बढ़ते हैं, हाफ m v² माइनस u² बराबर, इसको हमने कुछ नहीं किया, वो सेम टू सेम रहेगा अभी, ठीक है। यहां पे f इंटू एस यदि हम लिख दे तो कितनों को तकलीफ होगा, किसी को किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे ना क्या किया है, आपने एक चीज पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, F इज इक्वल्स टू ma, यानी कि ये था हमारे न्यूटन के सेकेंड लॉ में, आपको याद आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने ma के बदले में F लिख दिया, क्योंकि हमको पता है ma मतलब फोर्स होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आपको रीजन भी देना पड़ेगा, डायरेक्टली लिख देंगे टीचर समझ तो जाते हैं, टीचर बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना आपके बोर्ड वाले, मतलब स्कूल वाले, तो उनको पता होता है कि बच्चा कहाँ से क्या लिखा है। लेकिन यदि आप ये रीजन लिख देते हैं ना तो कलम ऐसे चलता है एकदम पूरा, ठीक है, नंबर बहुत मिलता है। तो यहाँ पे आपने रीजन लिख देना है, ऐसे पता चलेगा टीचर को कि अच्छा बच्चे ने क्या किया है, फोर्स जो है ना यहाँ पे ma के बदले में लिखा है। कहाँ से पता चलेगा उनको, रीजन से पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे चीज लिख सकते हैं। आगे कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे 1/2 m v² माइनस u² बराबर, यहां पे ना एक चीज हम लिखने वाले हैं, F इंटू एस है वर्क डन। मेरे हिसाब से इसमें भी तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कल ही आपने पढ़ा था कि वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एस होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी रीजन के लिए चाहेंगे कि यहाँ पे लिख दें वर्क डन, वर्क डन। अच्छा वर्क डन को कैसे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल W से, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू F इंटू एस। यहाँ पे जो ये S रहेगा ना वो स्मॉल रहेगा, इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ हर जगह पे S स्मॉल वाला रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना आपने कल करा था। आगे एक चीज और करिए आप, हाफ m v² माइनस u² बराबर वर्क डन। इतना करने के बाद आप इसको ना घेरेंगे, हालांकि ये काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट फॉर्मूला भी नहीं है, बताएंगे कि आप ये क्यों घेर रहे हैं, लेकिन आपको ना 5 मिनट अभी देना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में ही 2 चीज आपको बता दिया जाए, एक ही फॉर्मूला में 2 चीज, यानी कि एक टॉपिक के अंदर 2 फॉर्मूला आपको अभी मिलेगा। पहला मिला आपके सामने वर्क डन का, पहला चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम समझाएंगे आपको, डीपली समझाएंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल समझो, यहां तक आपको दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, यहां पे आपने क्या देखा था कि आपका जो कार है वो चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर कुछ भी चल रहा था, यानी कि कहां पे इसमें क्या था, कार हमारा मोशन में था। कुछ देर के लिए आप ये मान लीजिए कि हमारा कार जो है ना बिल्कुल पहले रुका हुआ था, यानी कि कहां से स्टार्ट हुआ, वो 0 से स्टार्ट हुआ। तो यहां पे आप मान लीजिए लेट द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग
स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहां पे आप लिखोगे u बराबर 0। आगे बढ़िए, इसी फॉर्मूला का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाफ m, अब यहां पे आप देखो v स्क्वायर है, v स्क्वायर रहने दो, माइनस u स्क्वायर, अब u के जगह पे क्या लिख दें, 0 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का कोई मतलब यहां पे है, कोई सेंस नहीं है, तो सिंपल सा हाफ m v स्क्वायर। एक बात आप यहां पे और लिखेंगे, क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, इसको लिखने का तरीका होता है बड़ा सा E नीचे में छोटा सा k, ये दर्शाता है कि आप किसको लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख रहे हैं, ठीक है। इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, ये आपका, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, इसको ना अब यहाँ पे आ जाओ आप, इसके बाद यहाँ पे लिख लेना एक लाइन E और एक छोटा सा k, ये काइनेटिक एनर्जी को दर्शाता है, ठीक है। हाफ m v स्क्वायर, ओके। अब इसको आप ऐसे घेर लेना फिर से दोबारा, बस आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। इसमें रीजन हमने जहां जहां पे लिखा है उसको आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, समझाएंगे अभी क्या है, कहां पे क्या होगा। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है, और इसका रीजन ये है, सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़िए, हमारा जब भी आपसे एग्जाम में, अभी समझाएंगे क्या हुआ, कहां पे क्या हुआ, सब समझाएंगे, लेकिन समझिए, जब भी एग्जाम में आपसे काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन पूछे, यानी कि डिराइव करो फॉर्मूला कैसे आया, आप यहां से शुरू करेंगे, ये पूरा आप लिखेंगे, ये पूरा रीजन के साथ लिखते 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 टोटल यहां पे आएंगे, और फिर लास्ट में ये लिखेंगे, आपका नंबर मिल जाएगा, पूरा मिलेगा इसमें, ठीक है। लेकिन अब आप ये समझिए कि हमने तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला क्रिएट किया, अब इन दोनों फॉर्मूला का महत्व क्या है समझिए। ये तो नॉर्मली हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, समझाएंगे इसको कैसे अप्लाई करना है, लेकिन अभी आपके माइंड में ना एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर ये वर्क डन का फॉर्मूला आपने हमको यहाँ पे बताया, आपने हमको वर्क डन का फॉर्मूला एक और बताया था F × S, लेकिन दोनों तो वर्क डन का ही है, तो कैसे दोनों को इस्तेमाल करेंगे, दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है, बताते हैं आपको। देखिए, वर्क डन का जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा अपने स्क्रीन पर, W = F × S, जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल में फोर्स दिया हुआ रहे और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहे और आपसे वर्क डन पूछे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ओके, नॉर्मल। लेकिन मान लीजिए कि न्यूमेरिकल में ऐसा कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 kg है, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, उसका फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, तो आप बताइए कि उस कार ने वर्क कितना डन किया, तो उस समय पर आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। मतलब जब भी आपके सामने मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब कुछ दिया हुआ रहे, उस समय आप वर्क डन निकालने के लिए, यदि सवाल में पूछे कि वर्क डन निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, सिंपल। और वो वाला कब करेंगे वर्क डन का फॉर्मूला, जब केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहा है, सिंपल सा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन निकालने का हमारे पास 2 फॉर्मूला आ चुका, एक वो वाला और एक ये वाला, अकॉर्डिंग टू वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, वो दिया रहेगा वो कर लेंगे, ये दिया रहेगा ये कर लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, ये कहता है कि देखो भाई, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ भी मास हो सकता है, 50 kg हो सकता है, 60 kg, कुछ भी हो सकता है उसका मास, और उसका जो वेलोसिटी है ना, दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन में आपको दोनों चीज दिया रहेगा, मास भी दिया रहेगा और उसका वेलोसिटी भी दिया रहेगा, दोनों को पुट कीजिए, जो वैल्यू आएगा वो बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, सिंपल सा बात, ठीक है। बस यही चीज था हमारा। लेकिन जब भी डिराइव करने के लिए आपको बोले, तो आप ये पूरा यहां से लेकर यहां तक आप लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आप अभी जो इसको नोट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को भी आप ऐसे घेरेंगे और इस वाले को भी आप घेरेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। और हमने कोशिश किया है
कि इसमें एक ही चीज में आपको दोनों चीज बता दिया जाए बेहतर तरीके से। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है ये। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उधर का दिख रहा है क्या कैमरे में, एक बार देख लीजिए टोटल, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने कॉपी में एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन उसको कॉपी कीजिएगा, और खास करके डेरिवेशन बहुत जरूरी होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब तो मेरे हिसाब से कंप्लीट ही है, इतना ही था बस इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमारा कंप्लीटली खत्म, ठीक है। कुछ हमने बोर्ड पे समझा, कुछ हमने आज स्क्रीन पे भी समझा था, तो हमारा दोनों खत्म हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट में से एक और हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें भी यदि जरूरत पड़ेगा कि बोर्ड पे आके समझा जाए तो बोर्ड पे भी आके समझेंगे, केवल थ्योरी वाला होगा तो केवल ऐसे ही समझ के काम चल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात और, इसमें ना कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।